हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं बैंक्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों यहाँ से बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ज़ोरदार रैली देखने को मिल सकती है, बिकॉज इट इज़ एट द कस्प ऑफ सम रिवाइवल। सो इस वीडियो में हम कुछ चार्ट्स और कुछ फिनेंशियल्स और कुछ ऑपरेशनल फिगर्स और फैक्ट्स के थ्रू देखेंगे कि बैंक्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड वाई इट मेक्स अट्रैक्टिव बैट टू बैट ऑन। ठीक है, अट्रैक्टिव सेक्टर टू बैट ऑन। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अभी तक आपने हमें ट्विटर या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप वो भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर अपन जान लें कि बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है, तो बैंक्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग सिंस लास्ट टू ईयर्स। अगर अपन लास्ट 1 ईयर में देखें तो बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिया है। और बैंक्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्रेडिट ग्रोथ की। क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन देने की ग्रोथ। लोन बांटना मुश्किल हो रहा है बैंक्स के लिए, ये अभी तक होता आया था। अब ये क्यों हुआ है, इसके पीछे कुछ कारण थे। तो बैंक्स की बेसिकली यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो गई। एक तो कोविड के कारण मल्टीपल अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो गई। ठीक है, सो नो बडी वॉन्ट्स टू टेक द डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो बिग कॉर्पोरेट्स थे वो बेसिकली उनने अपना बिजनेस कैप्चर किया। ठीक है, सो बेसिकली कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, या फिर जो बोलते हैं आप उसको बोलोगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस शिफ्ट हो गया, उसके कारण बिग कॉर्पोरेट्स को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल गया। इस कारण उन लोग ने क्या किया, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस ने अपनी बहुत सारी डेट को कम कर दिया। अगर आप देखोगे छोटी छोटी मिड कैप कंपनीज भी अपना डेट कम कर दी गई। केमिकल, फार्मा, बहुत सारी कंपनीज ने अपना डेट कम कर दिया। इवन अगर अपन देखें, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी उसने भी अपना डेट कम कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो ऑल हैव पेड देयर डेट। ठीक है, सो उसके कारण अब ये चीज़ हो गई, एक तो बड़े लोग लोन नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैश है। छोटे लोग को लोन आप दे नहीं सकते क्योंकि उनके साथ बहुत सारी मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है। तो इसके कारण बैंक्स ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया था। अब अगर अपन देखें तो बेसिकली यहाँ पे द बैंक्स हैव कम विद द बैंक। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बैंक्स में डेफिनेटली एक अभी बहुत ज़्यादा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। अपन कुछ चार्ट्स के थ्रू देखेंगे। सो ये हम लोग ने ट्रेंड लाइन के थ्रू देखा। अगर आप ट्रेंड लाइन पे बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस देखते हो तो लगभग जब हमने ये ट्वीट पे जब डाला था तो लगभग 15 बैंक्स के रिजल्ट आए थे। किसी भी बैंक ने नेगेटिव ग्रोथ पुट ऑन नहीं करी थी। 15 बैंक्स जिसके रिजल्ट आए थे। ठीक है, अगर आप कोई भी तरह का रेशो देखते हो कि सभी तरह का नेट प्रॉफिट का या फिर उसके अंदर भी, तो बैंक्स हैव डेफिनेटली परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, सो बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए थे काफ़ी अच्छे आए थे। अभी अगर अपन सभी बैंक्स को लगभग देख ले तो काफ़ी अच्छे आए थे। कुछ पीएसयूज बैंक है जिनके खराब आए थे, यू कैन से फॉर एन एग्जाम्पल पीएनबी वगैरह। बट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, लाइक अगर अपन सीएसबी बैंक की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा डीप वैल्यू में चला गया था, हमने एक वीडियो भी बनाया सीएसबी बैंक पे विच कैन बी अ मल्टी बैगर ऑल्सो। सो आई बटन दबा के जरूर देखिएगा। बट सीएसबी बैंक के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट उसकी ऑपरेशनल प्रॉफिट की अगर आप ग्रोथ देखते हो तो यहाँ पे 371% की रही है। तो इस तरीके से सभी छोटे छोटे बैंक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इवन येस बैंक वॉज अ प्रॉफिटेबल। ठीक है, सो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि यहाँ पे ना बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर अपन देखें तो बेसिकली एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हुआ है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो रही है। अब इंटरेस्ट रेट हाइक होने का इम्पैक्ट क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बेसिकली आपके लोन का दर भी बढ़ेगा। लोन का इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ता है तो बैंक्स की इनकम बढ़ जाती है। इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि अगर आपकी रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक्स को महंगा पड़ता है और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। तो अभी आपने देखा होगा जैसे ही आरबीआई ने अनाउंस किया है कि रेट हाइक होगी, बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। आपने देख लिया होगा बहुत सारे लोग अगर लोन ले रहे हैं या फिर न्यूज़ में ही पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। इंक्लूडिंग एसबीआई ने भी अपनी कुछ हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स पे अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। बट द पॉइंट इज दैट कि वो लोग है ना डिपॉजिट रेट पे अभी नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो डिपॉजिट जो एफडी का रेट वगैरह होता है उस पर रेट नहीं बढ़ा रहे। तो बेसिकली बैंक्स गेन फ्रॉम दिस रेट हाइक। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, जो पुराना डेट ले रखा है या फिर पुरानी फिक्स्ड डिपॉजिट से उससे जो वो लोन बांटेंगे अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे बांटेंगे, और जहाँ पे भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के प्रोडक्ट्स है वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेल परफॉर्म्ड। ठीक है, सो जब भी ये जो चार्ट है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि ये इंटरेस्ट जब जब भी बढ़ा है तो बेसिकली बैंक निफ्टी ने यहाँ पे निफ्टी को यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। सो दैट हैज़ बीन द पास्ट। ठीक है, सो ये एक यहाँ पे एक चार्ट है। उसके बाद अगर अपन देखें तो लगभग 27 बैंक्स की जो ग्रोथ रही है 86% से उनका प्रॉफिट ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ 36% फॉल इन द प्रोविजन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखो,
एक्सिस का प्रॉफिट डबल हुआ, एसबीआई का हाईएस्ट पैट था। बट द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप देखोगे तो बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी इस बार आई है वो प्रोविजन रिवर्सल के कारण आई है। अभी प्रोविजन रिवर्सल क्या होता है, जो एनपीए के लिए मैंने प्रोविजन बना रखा था वो बेसिकली अब जरूरत नहीं है। एसबीआई कार्ड ने क्या किया था, लगभग 500-800 करोड़ का एक प्रोविजन बनाया था, मैनेजमेंट प्रोविजन, वो अभी पूरा पूरा रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब वो बेसिकली क्यों बनाया था मैं आपको बता दूं। आपको लगा कोविड के समय में ये कुछ पार्टीज हैं, ये कुछ लेंडर्स हैं, ये कुछ बोरोवर्स हैं जो पैसा नहीं चुका पाएंगे, ठीक है, या उन्होंने किसी ने भी एक महीने की किस्त को भी आगे पीछे किया या रीस्ट्रक्चर कराया अपने लोन को, तो इन लोग ने बहुत ज्यादा प्रोविजन बनाया था। अब वो प्रोविजन की जरूरत नहीं, क्योंकि उन पर्टिकुलर बोरोवर्स या उन पर्टिकुलर लेंडिंग सेक्टर्स के अंदर अब यहाँ पे रिवाइवल देखने को मिला है। सो डेफिनेटली अब वो प्रोविजन जरूरत नहीं था, तो वो सारा प्रोविजन रिवर्स हो गया। अब बेसिकली मैं क्या बोलना चाहूँ, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आई है, प्रोविजन रिवर्स होने चाहिए। बिजनेस चला है क्या, नहीं, क्योंकि अगर आप देखो कि बिजनेस अभी इतना नहीं चला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बेसिकली केवल 8% से ग्रो हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको अपन बोलते हैं, जो बेसिकली ग्रो होनी चाहिए, वो एक यहाँ पे अभी भी 8% से ही ग्रो हुई है। ठीक है, सो ऑपरेशनल लेवल पे अभी भी बैंक की प्रॉब्लम है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ऑपरेशनली कब होगा, एक तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी तब होगा, और जब उनकी लोन बुक ग्रो होगी तब बढ़ेगा। सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि आने वाले समय में उन बैंक्स पे बैट करना चाहिए जिनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे तेजी से हो रही है। ठीक है, देखो प्रोविजंस के रिवर्सल तो हर बैंक में होंगे, ठीक है, बट अपने को उन पे उस पे अपन नहीं हो सकता ना, आज प्रोविजन रिवर्स हो गया कल वापस नहीं होगा। वॉट इज द सस्टेनेबल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमेशा उन बैंक्स को अवॉइड करना जहां पे केवल जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो केवल प्रोविजन रिवर्सल के होने के कारण आ रही है। थोड़े हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज भी जानेंगे इस वीडियो के एंड में, और आपको हम कुछ स्टॉक्स भी बताएंगे जो बेटर हैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे बैट करने के लिए। अगर बात करें टॉप 100 फिनेंशियल जो इंडिया में है, अगर अपन देखें तो उनका FY 13 के अंदर जो पैट था वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास था। ठीक है, वहीं पे अगर अपन देखें तो बेसिकली अभी FY 22 में आते आते वो 2 लाख करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। वहीं पे अगर आप जीएनपी और एनपीए के रेशोज भी कंपेयर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर अपन जीएनपीए देखें तो FY 13 में यहाँ पे 3% था और अभी यहाँ पे 6% आ गया है। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट सेक्टर जो अभी एकदम एक रिवाइवल पे है। फिर यहाँ पे स्लिपेजेस है। स्लिपेजेस का मतलब क्या होता है, ये स्लिपेजेस बेसिकली न्यू एनपीएस, तो न्यू एनपीएस लगातार यहाँ पे बैंक से कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग ने जो मोस्टली कवर किया है वो मोस्टली प्राइवेट बैंक्स को किया है, और बेसिकली एक हमने एसबीआई और बीओबी को किया है। सो यू कैन ओवरऑल सी कि यहाँ पे है ना बेसिकली जो स्लिपेजेस के अंदर है वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, न्यू एनपीएस के अंदर यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर अपन देखें तो ये अपने बैंक्स के एनपीए की हिस्ट्री रही है। तो अगर आप देखोगे तो लगातार बैंक्स की जो एनपीएस है वो कम होते आ रहे हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे अदर फिगर्स भी है, लाइक अगर आप देखोगे ना जो रिकवरी है एनपीए के लोन्स की थ्रू जो रिकवरी होती है वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, वो भी बढ़ती जा रही है लगातार। जो एनसीएलटी के केसेस अभी रिसॉल्व होते जा रहे हैं, आपने रिसेंट में देखा होगा बहुत सारे केसेस रिसॉल्व हो गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट में अगर आप देखोगे तो बेसिकली जेट एयरवेज इज गोइंग टू बी रिसॉल्व। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। सो दीज विल बेसिकली एनपीए साइकिल जो है वो बेसिकली उससे अपन वापस बाहर आ रहे हैं। अगर अपन परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो वापस से अपने एनपीए फिगर्स लगातार फॉल हो रहे हैं। 6 साल के लोवेस्ट पे अपन एनपीए के अपने फिगर्स चल रहे हैं। दिस इज बीन ऑलरेडी टोल्ड इन द आरबीआई लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे जो फैक्टर्स और जो फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो अपन अभी एक और चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। अब ये चार्ट क्या बताता है, ये चार्ट बेसिकली इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, अनदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब मोटा मोटी ये होता है कि कितना एक्स्ट्रा पैसा है जो आप लैंड कर सकते हो या जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपका पता पड़ता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो से बेसिकली ये पता पड़ता है। अब अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, अपना जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है अभी वो लगभग 15% के आसपास है, विच इज द हाईएस्ट एवर वी हैड। ठीक है, इन लास्ट 20 ईयर्स। बट वहीं पे अगर अपन देखें तो लोन की जो ग्रोथ है अपनी केवल 8% के आसपास रही है। ठीक है, 5 साल से भी अपनी जो लोन का जो सीएजीआर ग्रोथ है वो लगभग 8% के आसपास रहा है, सिंगल डिजिट लोन ग्रोथ रही है। कोविड के कारण तो नेगेटिव भी चला गया था। बट उससे पहले की जो देखेंगे ना, किसी को अगर पता होगा 2000 से जब 2010-8 तक का जो बाजार था वो बैंकिंग सेक्टर का बाजार था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई थी, 22% की सीएजीआर थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर 27% की सीएजीआर थी। सो बैंक्स हैव रियली परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट, जब 2008 से पहले। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत एनपीए और आईएलएफएस वाली प्रॉब्लम आई तो उसके कारण थोड़ी ग्रोथ वगैरह कम हुई है। बट वी आर अभी भी अगर आप देखोगे तो 8% की ग्रोथ है अपने पिछले 6 साल के अंदर। अगर आप देखोगे तो केवल 8% की ग्रोथ है।
what I'm trying to say, economy is growing, the government is currently spending, and every corporate house is expanding. ठीक है, everybody is planning big for India. So definitely बैंकिंग सेक्टर से फंड तो आगे इकोनॉमी में डिप्लॉय होने ही वाला है. ठीक है, तो लोन की आपको बिल्कुल बिल्कुल जरूरत भी पड़ेगी. एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, लास्ट कुछ सालों में, 2 साल में अभी अगर आप देखोगे कि एक्सपैंड तो बहुत सारी कंपनीज ने किया था, बट उनने पैसा क्यों नहीं उठाया? उनने पैसा इक्विटी मार्केट से उठा लिया, बिकॉज इक्विटी मार्केट से बहुत इजीली फंड मिल रहा था. लॉट ऑफ आईपीओज हैव कम, लॉट ऑफ आईपीओज इसलिए आए क्योंकि डेट पूरा करना है, डेट खत्म करना है, डेट खत्म करना है. बट डेफिनेटली अब वापस इक्विटी मार्केट्स थोड़े थोड़े अभी यहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं. तो इस समय लोग बाग आईपीओ के थ्रू ना जाके या फिर मार्केट से पैसा ना उठा के हो सकता है बैंक्स की तरफ आ जाए. सो बेसिकली इक्विटी फंडिंग विल ऑल्सो फॉल एंड डेट फंडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज, काइंड ऑफ थिंग डेफिनेटली हैपन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपन को देख सकते हैं. उसके बाद अगर अपन सेक्टर वाइज देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमेशा ध्यान रखना है, लार्ज इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर स्टील या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज या फिर जो बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वो अभी भी लोन नहीं ले रहे हैं. ठीक है, मार्च 22 तक भी वहाँ से कोई लोन एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है. अगर आप देखोगे तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से उनकी जो ग्रोथ है वो 0.9% है. ठीक है, और FY 21 में वो नेगेटिव में थे. इनका ग्रो होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये जो बंदे हैं ये लगभग लगभग 24 लाख करोड़ का लोन ले रखा है इनने. पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर अपन देखेंगे तो सबसे बड़ा चंक इनके पास है. ठीक है, सो दैट मेक्स अ वेरी 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 सीरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर टू चेक. लार्ज क्रेडिट सबसे ज़्यादा चलना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रेडिट ऐसा है ये बेसिकली एक तो यहाँ पे एनपीए होने के चांसेस कम होते हैं. ठीक है, सो डेफिनेटली हैपेंस. और उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है, फॉर एन एग्जांपल अडानी का जो अभी डील हुआ है, ठीक है, वो होलसेम वाला, तो उसने जो फंडिंग करी वो बाहर से करी है. ठीक है, इसी तरीके से आर्कलर मित्तल ने जब बेसिकली पैसा उठाया था तो बेसिकली इंडिया में जब उसने प्लांट खरीदा था एसआर का तो उसने भी बाहर से फंडिंग उठाई थी. इवन भारतीय एयरटेल ने भी अपनी जो फंडिंग करवाई है, डेट की फंडिंग, वो यूएसए से करवाई है. सो बहुत सारे बिग कॉर्पोरेट हाउसेज क्या कर रहे थे, बाहर से पैसा उठा रहे थे, क्योंकि बाहर यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम होता है. इवन रिलायंस भी फॉरेन फंडिंग करता है, बहुत सारी अपनी डेट को फॉरेन के थ्रू फंड करता है. तो वो एक प्रॉब्लम है, अपने को बाहर से भी कॉम्पिटिशन मिल रहा है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली यहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज को अब बेसिकली अवॉइड, वो इसलिए अवॉइड करते हैं इंडिया के कॉर्पोरेट हाउसेज से लेना. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमेशा आने वाले समय में अपने को ध्यान रखने. फिर आप ये क्रेडिट ग्रोथ का चार्ट है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था किस तरीके से चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट. अब एक वैल्यूएशंस के टर्म में एक फैक्टर होता है प्राइस टू बुक रेशो का. बैंकिंग सेक्टर को कभी भी अगर आपको देखना है तो प्राइस टू बुक रेशो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो अपना प्राइस टू बुक रेशो चल रहा है 2.5 के आसपास चल रहा है. ये वही प्राइस टू बुक रेशो है, ये वही वैल्यूएशंस है जो 2017 में थे. ठीक है, बट 2017 में जो बैंक की एनपीए की हालत थी वो बहुत ख़राब थी बिकॉज ऑफ आईएलएफएस इशू. बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी जो 2.5 का जो बेसिकली प्राइस टू बुक रेशो इट लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, सो यहाँ पे एक वैल्यूएशन के टर्म्स में भी अपने को यहाँ पे बेसिकली एक बेसिकली फेवर है. फिर एक ये चार्ट है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए हैं लास्ट, अगर अपन देखें तो 20 साल में 4 बार इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है. बैंक्स ने हर बार अंडर बेसिकली आउट परफॉर्म किया है सेंसेक्स को. सो दैट मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना एनालिसिस ऑल्सो कि यहाँ पे भी एक अपने को बैंक्स के थ्रू यहाँ से भी एक कंफर्ट है. तो वैल्यूएशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इवन जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट फैक्टर्स हैं, इन सब को अगर देखते हुए चले तो भी बैंक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है. सभी जो फैक्टर्स है वो बैंक्स के लिए बेसिकली पॉजिटिव दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई है. बट अब थोड़ा बात कर लेते हैं रिस्क वगैरह की. अब रिस्क से पहले भी अगर अपन देखें तो मैं आपको एक बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, पीएनबी की बात बताता हूँ. अब बैंक्स में क्या होता है, आई ऑलवेज से बैंकिंग इज द और lending is the easiest business to start but the toughest business to sustain. बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, इंडिया में आज भी अगर आप देखोगे 20 साल मतलब लास्ट 20 ईयर्स में देयर इज ओनली वन एनबीएफसी विच हैज़ परफॉर्म्ड वेल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, दैट इज बजाज फाइनेंस. आपने देखा होगा मन्नापुरम जो है बेसिकली 2010 में जिस भाव पे चल रहा था आज वो उस भाव पे ट्रेड हो रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कभी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल्स के अंदर छोटे प्लेयर्स को नहीं पकड़ना है या फिर जो डीप वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं उन पे नहीं जाना है. ठीक है, नेवर नेवर बैट ऑन देम. उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ घपला होता ही है. बैंकिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ना बुक्स को घुमाना बहुत बहुत सिंपल है. आप किसी को भी किसी भी तरी पार्टी से किसी भी तरीके से लोन दे दो, उसको एनपीए करा दो, नहीं कराओ, यू नेवर नो कि आपकी एनपीए की कैलकुलेशन कैसे चल रही है. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ.
बेसिकली क्या होता है ना, एक टर्म आपने देखी होगी बैंक्स के अंदर जो आपको देखने को मिलती है, वो होती है राइट ऑफ की। अब राइट ऑफ एक तरीके का काइंड ऑफ है ना, बेसिकली आप कह सकते हो थोड़ी मेल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब आपको लोन एनपी हुआ तो एनपीए के लिए आप क्या करते हो, प्रोविजन खड़ा करते हो, प्रोविजन के लिए आप उसका लॉस बुक कर लेते हो। ठीक है, पीएनएल 2 आपका प्रोविजन बन जाता है। फिर आप आपके फिगर्स दिखाते हो, जीएनपीए मेरा इतना है, एनपीए मेरा इतना है। ठीक है, ये तब तक आप दिखाते रहते हो जब तक आप मानते हो कि ये लोन मेरा रिकवरेबल है। बट आप क्या करते हो, जीएनपीए कम करने के लिए आप जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन को बेसिकली राइट बैक कर देते हो, राइट ऑफ मार देते हो। अब ये प्रोविजन बेसिकली बुक से हटा देते हो। ठीक है, बुक से हटाने का मतलब हो गया, अब ये प्रोविजन आपका गायब कर देते हो। अब गायब इन द सेंस आप समझो कि अगर जो मेरा एनपीए वो रिकवरेबल ही नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वो जो बेसिकली जो जीएनपीए का फिगर दिखा रहा हूँ कि 50,000 करोड़ का मेरा जीएनपीए, वो मैं राइट ऑफ मार देता हूँ। मैं राइट ऑफ मारते ही क्या होता है, मेरा जीएनपीए का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, जीएनपीए का अमाउंट कम होते ही मेरा जीएनपीए का रेशो एकदम से कम दिखने लग जाता है। ठीक है, अब ये राइट बैक तो मैंने कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब बेसिकली अमाउंट अब रिकवर ही नहीं होने वाला। फॉर एन एग्जांपल यू कैन से कि नीरव मोदी से पैसा कभी रिकवरेबल नहीं होने वाला। ये बेसिकली इस बात का एक्सेप्टेंस है कि ऐसा एनपीए जो कभी अब आपको नहीं मिलेगा, वो आपने राइट ऑफ मार दिया, आपके एनपीए आपके कम दिखने लग गए। बट दैट इज नॉट फाइनेंशियली गुड। अब क्या होता है, कल को मान लीजिए नीरव मोदी ने पैसा चुकाया, तो बैंक्स डायरेक्ट उसका एक्सेप्शनल इनकम में बुक करती है और सीधा आपको प्रॉफिटेबल एकदम भलता हुआ दिखता है। सो इस कारण इस तरीके से ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आप बुक्स में एनपीए की कैसे कैसे घपले कर सकते हो। ठीक है, सो अगर अपन बात करें कि क्या क्या रेशोज अपने को देखने चाहिए, वो भी अपन कवर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द बैंक्स विच हैज़ बीन डन बाय द कैपिटल माइंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी भी आपको बोलूंगा, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये हमेशा देखना है, ये ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। और दूसरा लोन ग्रोथ, ये दो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एनपीए वगैरह सभी को पता है, एनपीए वगैरह तो डेफिनेटली कंसिडर करना ही है, बट ये 4 फैक्टर तो मेन हो गए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशो। मेरा 100 का एनपीए है, मैंने जो बुक्स में प्रोविजन ले रखा है 80 का ले रखा है, दैट शोज कि मेरा या मेरे बैड लोन्स, एक्सपेक्टेड बैड लोन्स कितने हैं। वो अगर 100 है और मैंने उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजन ले रखा है 80 का, तो वो मेरा प्रोविजन कवरेज रेशो 80% हो जाता है। मैंने कितनी बेसिकली बुक्स का बैड लोन्स का, एक्सपेक्टेड बैड लोन्स का मैंने प्रोविजन ऑलरेडी लॉस बुक कर रखा है। ये जितना ज़्यादा होता है उतने बैंक्स को आने वाले समय में एनपीए के थ्रू सरप्राइज लॉसेस कम होंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बेसिकली, ये आपको बताता है कि मैं कितने रुपए पे लोन ले रहा हूँ, कितने रुपए पे लोन दे रहा हूँ। ठीक है, जो ये मार्जिन जिसका ज़्यादा होगा, अगर आप देखोगे कोटक का 4.8% है। फॉर एन एग्जाम्पल एसबीआई कार्ड का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो करीबन 12-13% के आसपास चलता है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा लोन कमाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे जो क्रेडिट आरओए होता है, आरओए का एक अच्छा लेवल होता है अबव 2%। ठीक है, सो अबव 2% इट इज़ अ गुड थिंग, मतलब आरओए आपका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पे अच्छा आता है, तो वो जब 2% से अबव होता है। फिर आरओई भी अच्छा एक है, बट वो इतना मैटर नहीं करता। प्राइस टू बुक रेशो आपका लगभग 2 के आसपास होना चाहिए, बट अगर आप देखोगे कोटक बैंक की अगर बात करें तो 3.5 से 4 के कोटक बेसिकली ट्रेड होता है। बजाज फाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे होता है, इवन आईसीआईसीआई भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है। ठीक है, कासा से पता पड़ता है आपकी कितनी टोटल बुक्स यहाँ पे बेसिकली आपकी जो है जो बेसिकली डेट प्रोफाइल है आपकी फिक्स डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट से, ये जितना ज़्यादा होता है उतनी आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंड से कम होती है। कैपिटल एडिक्यूसी रेशो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पता पड़ता है आपकी फिनेंशियली ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है। कोटक की अगर आप देखोगे 23% के आसपास है, वहीं पे अगर अपन पीएनबी की बात करें तो 14% के आसपास है। ठीक है, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो ऑलवेज ऑलवेज गो विद द बिग बैंक्स। सो अगर अपन बात करें कि हमारे यहाँ पे टॉपिक्स क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में आपको हमें क्या लगता है, सो डेफिनेटली अगर अपन बात करें बिग बैंक्स में, तो वी विल गोइंग टू अवॉइड एचडीएफसी एज ऑफ नाउ, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। वाई वी विल अवॉइड, अगर आप देखोगे तो बेसिकली उसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली अभी एफआईआईज का इनफ्लोज आउटफ्लोज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ताकि एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे इंडेक्स इंक्लूजन के अंदर आ जाए। वो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी अपन उस पर बात नहीं करेंगे, बट इसलिए यहाँ पे एफ आई आई ने सेलिंग करी है। ठीक है, सो वी विल अवॉइड। और अभी बहुत सारी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह होगी और वो सब चीज़ें चल रही है, तो उसके कारण अवॉइड करेंगे। वी विल गो विद द बैंक जो ऑलरेडी एकदम रेडी टू ग्रो है। तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक जिसने बहुत ज़्यादा रिवाइवल देखा है अपने नए सीईओ संदीप बख्शी के अंदर, और ऑब्वियसली कोटक बैंक जिसके हमेशा से फिनेंशियल्स अच्छे रहते हैं। ठीक है, सो कोटक एंड आईसीआईसीआई आर वन ऑफ द टॉप 2 पिक्स इन द बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद अगर किसी को अगर मतलब मल्टी बैगर टाइप्स के बैंक चाहिए जिसमें हम लोग हमेशा कम एक्सपोजर रखते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट सीएसबी बैंक। ठीक है, वो एक अच्छा बैंक है।
तो आई बटन दबा के आप CSB बैंक देखें। बैंकिंग के अलावा फाइनेंशियल्स में ऑलवेज ऑलवेज अगर अपन NBFCs की बात करें तो ऑलवेज वी विल गो विद द बजाज फाइनेंस ओनली। दो वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा है, डेफिनेटली है, बट बजाज फाइनेंस के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो है कि वो सस्टेनेबल है। ठीक है, उसमें कभी सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा, एकदम से उनका बिजनेस ठप नहीं हो जाता, एकदम से उनके लोन NPA एकदम से भलते हुए नहीं दिखते हैं। ठीक है, सो बजाज फाइनेंस विल डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पे पिक रहेगा, उसका भी आई बटन पे हम लोग आप दबा के वीडियो देख सकते हो। देन अगर अंडर वैल्यूड एक उसके साथ जाना है तो IIFL फाइनेंस कुड बी द वन। ठीक है, तो बेसिकली क्या अपन ने देखा, तीन अपन ने देखे मतलब अच्छे खासे जो टॉप लीडर्स है बैंक्स के अंदर या फिर NBFCs के अंदर, दो हमने आपको बताया बेसिकली अंडर वैल्यूड वाले, जिसके अंदर वो कंप्लीटली रिवाइवल देखने को मिल सकता है और यू कैन से अ टर्न अराउंड स्टोरी। ठीक है, बट डेफिनेटली आपको अपना जो एक्सपोजर है ओवरऑल बैंक्स में, जो बड़े बैंक्स है उसमें ज़्यादा रखना है। ठीक है, और पूरे बैंकिंग सेक्टर में आपका कितना एक्सपोजर हो सकता है तो इट डिपेंड्स डेफिनेटली, अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल पे, बट 20% के आसपास इट इज़ अ वेरी वेरी गुड, मतलब है ना। तो यहाँ से बैंक्स बहुत अच्छे चलेंगे बिकॉज बैंकिंग अभी लोगों ने देखा भी नहीं है, बहुत सारे नए लोग जो इन्वेस्टर्स आए उनको तो पता भी नहीं कि बैंकिंग में भी पैसा बनता है। ठीक है, बट बैंकिंग हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट वेल्थ क्रिएटर, और अपने निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा अभी बैंक्स का ही लगभग लगभग बेसिकली वेटेज होता है। तो बैंक्स यहाँ पे एक अच्छी खासी रिवाइवल स्टोरी हो सकते हैं आने वाले Q1 Q2 में, अपने को देखना रहेगा किस तरीके से बैंक्स की लोन ग्रोथ यहाँ पे चलती है। सो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आप हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना डिटेल वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में आपका फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा अगला आपको स्टॉक लगता है या सेक्टर लगता है जो हमें कवर करना चाहिए। वी विल डेफिनेटली टेक योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।